आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे लायन काय यानी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की स्टडी करने से पहले हम जो सेल है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो कम से कम पहले लाइसोसोम कहाँ है सेल में, इस बात को हम लोग समझें। ये देखिए, लायन काय को अंग्रेजी में लाइसोसोम बोलेंगे। यहाँ पर देखिए सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये दो सेल का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें पहला वाला प्लांट सेल है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर हमारा एनिमल सेल है। यानी ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम लोगों ने समझा था कि पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाएगी, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। ये अंतर रहेगा, इस बात को हमें समझना है। अब देखिए यहाँ पर एक ये लाइसोसोम दिखाया गया है, यानी लायन काय। ये देखिए हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे दाने जैसी संरचना है जो राइबोसोम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, और ये न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका है, न्यूक्लियस के जो अंदर होती है। ये हमारा गाल्गी अपरेटस है, और गाल्गी अपरेटस है ये न्यूक्लियस इनवेलप है, यानी न्यूक्लियस को घेरे रहने वाला खोल। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य झिल्ली जिसको बोलते थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो जीव द्रव्य के नज़दीक होती है, वो हमारी जीव द्रव्य झिल्ली है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये देखिए बहुत बड़ी रिक्तिका है, यानी इसमें रिक्त स्थान है या इसमें द्रव्य फ्लूइड भरा रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल बोलते हैं। ये हमारा मिडिल लैमेला है, यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में देखिए पतली परत है, इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं, ये राइबोसोम है। ये हमारा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है। ये यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तरल पदार्थ पूरा, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये देखें हमारा ये पराक्सीसोम है। ये यहाँ पर देखिए छोटी सी संरचना है जिसको पराक्सीसोम बोलते हैं। यहाँ पर ये धागे जैसी संरचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा, इसीलिए इसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब जैसी संरचना, पाइप जैसी संरचना। ये यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। बाहर से देखने पर इस तरह दिखते हैं छेद, और अगर काट दिया जाए तो इस तरह, जैसे चूहे नहर के किनारे छेद कर देते हैं तो उनसे बाहर पानी आता रहता है। तो उसी प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आपस में संपर्क जो होता है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से होता है। तो ये चीज़ निकल करके आती है। तो हमने अभी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के बारे में समझा। अब एनिमल सेल के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म यानी अंदर जो है कोशिका द्रव्य भरा रहता है। यहाँ पर देखिए इसमें भी ये रफ एंडोप्लाज्मिक यानी खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका पाई जाती है, जिसमें राइबोसोम होते हैं। इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसमें भी छोटे छोटे राइबोसोम के कण जीव कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। इसमें भी देखिए लाइसोसोम है, इसमें भी पराक्सीसोम है। सेंट्रियोल पाया जाता है, यहाँ पर देखिए सेंट्रियोल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी जीव द्रव्य झिल्ली। ये माइक्रोविलाई, छोटे छोटी संरचनाएं ऐसे ऊपर उभरी रहती हैं बाल जैसी, जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी गाल्गी अपरेटस है। यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है।
न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर को घेरे रहने वाला खोल। जैसे हम लोग कपड़े पहन लेते हैं तो हमारा कपड़ा इन्वेलप है, ये न्यूक्लियोलस है अंदर केंद्रिका, और ये हमारा न्यूक्लियस। तो इस तरह से हमने सारी संरचनाओं के बारे में समझा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आगे कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चित्र बनाया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पर देखिए जिसमें दाने दाने जैसी संरचनाएं हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस के छेद हैं तो न्यूक्लियर पोर कहा गया है, और ये पूरी संरचना हमारी न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी है ये, इसमें खुरदुरापन नहीं है क्योंकि राइबोसोम नहीं है। ये यहाँ तक हो गया। अब हमारा आगे आ जाता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, यानी झिल्ली की बनी होती है और पुटकी जैसे होती है। यानी कहने का मतलब कि एक झिल्ली है ऐसे जो है, झिल्ली है और ये इस तरह से ऐसे बंद रहती है, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखिए कह रहा है कि यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गाल्गी काय में बनते हैं। एक संवेष्टन विधि होती है जिसके द्वारा गाल्गी काय में बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गाल्गी एपरेटस। तो गाल्गी एपरेटस में पैकेजिंग, जैसे कोई माल पैकेज किया जाता है, ब्रेड को पन्नी में भर के कहीं भेजना होता है, तो वैसी पैकेजिंग की प्रक्रिया होती है जिसके कारण ये बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कुल मिला करके गाल्गी अपरेटस से बनता है। किससे बनता है? गाल्गी अपरेटस से बनता है। अब इसके बाद है पृथकीकृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज व कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारी झिल्ली नुमा संरचना है, झिल्ली से बनी पुटिका नुमा संरचना है, जिसको हम लयनकाय लाइसोसोम कहते हैं, ये गाल्गी बॉडी से बनता है पैकेजिंग जैसी प्रक्रिया के दौरान, और इसमें हाइड्रोलिसिस कराने वाले एंजाइम पाए जाते हैं जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज व कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एसिडिक मीडियम में ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। तो जाहिर सी बात कार्बोहाइड्रेट आ गया तो कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीएजेज आ गया तो इसका मतलब प्रोटीन के लिए, लाइपेजेज आ गया इसका मतलब लिपिड के लिए, हाइड्रोलेजेज मतलब पानी के लिए, और न्यूक्लिक अम्ल आदि के भी पाचन में ये सक्षम होते हैं। तो ये चीज़ निकल के सामने आई। अब देखिए अगला हमारा आ जाता है रसधानी वैक्यूल, जो सबसे बड़ी संरचना थी जैसा हमने आपको दिखाया था। तो बड़ी सी संरचना थी, उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, तो उसी को रसधानी या वैक्यूल कहते हैं। तो देखिए रसधानी या वैक्यूल में कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को मतलब उसमें कोशिका द्रव्य भी आ जाएगा। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ
वान्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसमें मिलते हैं। तो ध्यान देना है कि इसमें पानी हो सकता है या कोई फ्लूइड हो सकता है या एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है या अन्य सेल से उत्पन्न प्रोडक्ट हो सकता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी वैक्यूल है इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिससे घिरी रहती है और उस सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। देखिए, टोन का मतलब होता है तनाव। अब उसके अंदर जब पानी भरा रहेगा तो उसमें तनाव होगा, इसीलिए उस लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। तो पादप कोशिका क्या होती है? पादप कोशिका में जो हमारी वैक्यूल होती है तो 90% जगह केवल वैक्यूल घेर लेती है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर राजधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इसकी सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। तो ध्यान देना है कि जो हमारी सेल वॉल होती है, ये वैक्यूल होती है, इसमें क्या होता है? कह रहा है सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत। अब विपरीत है तो इसका मतलब कि एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा तभी जा पाएगा। जैसे ऊपर से पत्थर छत से फेंके तो ज़मीन में अपने आप चला जाता है, इसे हम कहेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के विपरीत नहीं, समर्थन में। लेकिन अगर हम नीचे से पत्थर ऊपर को ले जाना चाहें तो हमें अपनी एनर्जी यानी ताकत लगानी पड़ेगी। तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी इसमें ऊर्जा का खर्च होगा। तो ऊर्जा का खर्च करके जो सेल है वो इसके अंदर बहुत सारे पदार्थों को भर देती है और भरने के कारण इसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य की अपेक्षा इसमें कंसंट्रेशन यानी सांद्रता या गाढ़ापन बढ़ जाता है। ये चीज़ हमको समझना है। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है कि अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीवी में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी अमीबा है, प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो आता है, उसमें यही संकुचनशील रसधानी होती है यानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो देखिए कह रहा है इन अमीबा द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये बहुत पूछा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारी हेल्प करती है। इन मेनी सेल्स इट इज प्रोटिस्ट एज इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि फूड वैक्यूल आर फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, तो जो प्रोटिस्ट हैं हमारे आद्य जीवी जो पहले थे, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी आते हैं हमारे प्लांट और एनिमल, उनमें फूड वैक्यूल कैसे बनती है? किसी पदार्थ के इनगल्फिंग यानी खा लेने से, किसी फूड पार्टिकल के खा लेने से ये वैक्यूल हमारी बनती है। और चूँकि खा लेने से बनती है किसी पदार्थ को तो उसको भोजन बोलते हैं, इसलिए इसे फूड वैक्यूल नाम दिया जाता है। अब देखिए आगे आ जाता है सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तो इसके पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिखाया गया है। इसमें देखिए जैसे हमारे लाइसोसोम में और वैक्यूल में एक ही झिल्ली थी, इसमें दो झिल्लियाँ देखिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को दिखाया गया। अंदर ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है, गाढ़ा बहुत रहता है। ये क्रिस्टा हैं, उंगली जैसी संरचनाएं इस तरह निकली रहती हैं जैसे विलाई होते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस,
ये बाहर की झिल्ली या अंदर की झिल्ली, इनके बीच जो ये खाली जगह है उसी को स्पेस यानी इनर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहा है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो ध्यान दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहले हम लोग किसी पिगमेंट में स्टेन कर लेते हैं, अभिरंजित कर लेते हैं यानी रंग लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक कोशिका में सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है, यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक सेल में जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनकी संख्या भिन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी यहाँ पर ऊर्जा बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में जहाँ पर ज़्यादा कार्य करने में ऊर्जा का ह्रास होगा वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या भिन्न होती है, यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे नीट में, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा सेल डिवीजन, यानी जहाँ पर कोशिका विभाजन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोशिका विभाजन हो रहा है यानी कार्य चल रहा है। जैसे आप अपने घर में घर बनवाने लगे तो वहाँ काम चलेगा, तो ईंट भी लाना है, मोरम भी लाना है, गिट्टी लाना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी कि नहीं, पैसा का मतलब ऊर्जा। तो इसी तरह जहाँ पर भी सेल डिवीजन यानी कार्य होगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। इसीलिए कह रहा है कि यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। जहाँ पर ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाएंगे। ये आकृति व आकार में भिन्न होती हैं। यह तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती हैं जो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं। सूत्र कणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। ध्यान दीजिए, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। तो भीतर जो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, खाली जगह होती है, दोनों झिल्लियों को अलग अलग विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है आधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, घने व समांगी पदार्थ यानी होमोजिनस मटेरियल, समांग मतलब सब जगह बराबर रहेगा। जैसे हम किसी गिलास में पानी लेके उसमें चीनी डाल दें तो चीनी पूरे पानी में बराबर मात्रा में रहेगी, इसलिए उसको समांग विलयन या होमोजिनस विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी प्रकार जो मैट्रिक्स है हमारा, ये समांगी घने व समांगी पदार्थ से भरा रहता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्र कणिका की बाह्य सतह सीमा बनाती है, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सरफेस बनाती है। इसकी अंतः झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो अंतर्वलन होते हैं यानी अंदर की ओर मुड़ी, जैसे बाहरी झिल्ली तो मान लीजिए इस तरह हो गई, बाहरी झिल्ली इस तरह हो गई, अब अंदर वाली झिल्ली इस तरह फोल्डिंग बना लेती है, इस तरह फोल्डिंग बनाती है। तो इन्हीं फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, फोल्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये अंतर झिल्ली कई अधात्री की तरह अंतरण बनाती है जिसे क्रिस्टी एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। चित्र 8.7 हमने देख लिया है। कह रहा है क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे पेट में जहाँ भोजन पचता है
वहाँ पर विलाई पाए जाते हैं। तो विलाई अंदर क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि भोजन का अवशोषण आसानी से हो सके। उसी प्रकार ये किष्टि अंदर क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्र कणिका के कार्य से संबंधित है। तो इसकी दोनों झिल्लियों में ध्यान दीजिए, जो एंजाइम है हमारे वो दोनों झिल्लियों में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बाहर वाली झिल्ली में ना मिले। तो वही कह रहा है इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्र कणिका के कार्य से संबंधित है। सूत्र कणिका यानी माइटोकांड्रिया का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो माइटोकांड्रिया होती है ये वायवीय श्वसन से संबंधित है। इसमें वायवीय लिखा है, इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माइटोकांड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान दीजिए, पाया सेल में जाता है लेकिन वायवीय श्वसन से संबंध होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं, वायवीय श्वसन, एरियोलर रेस्पिरेशन। इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इसमें जो सेल के अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है वो जैसे हम लोग पैसा यानी सिक्का के रूप में ऊर्जा लेते हैं एक दूसरे से, वैसे कोशिका के अंदर जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस कारण से सूत्र कणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसी कारण से जो हमारी ये माइटोकांड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सूत्र कणिका के आधात्री में एक कलाधात्री मतलब मैट्रिक्स में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 78 तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा माइटोकांड्रिया है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है, एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम, कुछ आरएनए राइबोसोम मिलते हैं। और ये राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये चीज़ हमको पहले से पता है। सूत्र कणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। जो हमारा राइबोसोम है ये फिजन द्वारा दो भागों में बढ़ता है। विखंडन का मतलब फिजन, तो फिजन के द्वारा दो भागों में बढ़ता है। तो ये हमने माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ा और सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने अंडरलाइन कर लिया। ये देखिए अभी हमने फिगर देख लिया है। अब आगे हमारा आ जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में लवक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो प्लास्टिड को हम लोग लवक बोलते हैं। तो सबसे पहले लवक यानी प्लास्टिड का हम लोग फिगर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। तो प्लास्टिड कई टाइप के होते हैं लवक। अवर्णी लवक जिनमें कलर नहीं होता है, वर्णी लवक जिनमें कलर होता है यानी क्रोमोप्लास्ट, और जो हरे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट। तो रंग के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे जैसे चटाई जैसे यहाँ बिछाया गया है, ये अंदर इसको काट दिया गया। तो काट दिया गया तो यहाँ पर देखिए ये अंदर संरचनाएं बनी हैं, संरचनाएं बनी है क्योंकि इनको जो है सूरज के फोटान को पकड़ना रहता है और पकड़ करके उससे ऊर्जा मतलब भोजन बना करके पौधे को जिंदा रखने का काम करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए पहले सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन है और फिर अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है। इसका मतलब माइटोकांड्रिया की तरह इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचनाएं दिख रहे हैं इनको ग्रेनम बोलते हैं।
ग्रेनम, ये देखे दिखाया गया है। और ये जो जोड़ है, जो एक ग्रेनम को दूसरे से जोड़ते हैं, इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। थोड़ा ये निशान को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए स्ट्रोमा लैमेला, ये जोड़ने वाले को लैमेला बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं। ये जोड़ने वाले को स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखें स्ट्रोमा है। तो इसकी संरचना को हमने देख लिया। और इस संरचना को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है थाइला, जिसको तो थाइलाकॉइड, और उसमें जो सिक्के भरे हैं वो ग्रेनम, और जहाँ पर पूरे सब चीज़ें भरी हैं वो स्ट्रोमा। तो इसको हम समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्लास्टिड तो कह रहा है कि लवक सभी पादप कोशिकाओं में कुछ प्रोटोजुआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्लास्टिड हैं हमारे, ये सारी प्लांट कोशिकाओं में मिलते हैं और जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलते, लेकिन प्रोटोजुआ के अंतर्गत आने वाले एक जीव जिसका नाम यूग्लिना है उसमें भी प्लास्टिड मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है नीट में कि जो कौन सी ऐसी जंतु कोशिका है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यूग्लिना। ये आकार में बड़े होते हैं जिससे सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण, वर्णक मतलब पिगमेंट, रंगने वाले पदार्थ मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, पूछता है कि पौधे के रंग किस कारण अलग अलग होते हैं। तो जो प्लास्टिड होता है हमारा, उसमें जो पिगमेंट होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए पौधे भी रंग में भिन्न भिन्न दिखते हैं, या पौधों के फूलों का रंग भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरे रंग वाला हरित लवक, रंगीन दिखने वाला वर्णी लवक, व सफ़ेद दिखने वाला अवर्णी लवक। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरा दिखने वाला क्लोरोप्लास्ट, रंगीन दिखने वाला क्रोमोप्लास्ट और सफ़ेद दिखने वाला ल्यूकोप्लास्ट। जैसे WBC को हम लोग ल्यूको वर्ड यूज करते हैं, ल्यूकोसाइट। WBC यानी सफ़ेद रक्त कणिका, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ल्यूकोसाइट। तो चूंकि सफ़ेद है तो ल्यूकोप्लास्ट, यानी इसमें कोई रंग नहीं है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉयड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है, यानी जो हरा दिखता है, उसमें क्या होता है कि पर्णहरित वर्णक मिलते हैं, वह कैरोटीनॉयड पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है उसमें पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉयड पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, यानी पकड़ने का काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल यानी आवश्यक होते हैं। तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉयड। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनॉयड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे क्रोमोप्लास्ट हैं यानी वर्णी लवक हैं, जिनमें रंग का महत्व, अलग अलग रंग के होते हैं हरे के अलावा, तो उनमें जो कैरोटीनॉयड होता है ये वसा विलेय होता है, यानी लिपिड में सोल्यूबल होता है। और ये वर्णक के नाम क्या है, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वसा में विलेय होते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हीं के कारण जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं।
जैसा नाम से पता चल रहा है अवर्णी मतलब रंगहीन होंगे। जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो ध्यान दीजिए जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट हैं यानी अवर्णी लवक हैं, सफ़ेद हैं, उनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। जैसे मूली है, मूली सफ़ेद दिखती है ना, तो मूली में खाद्य पदार्थ संचित है, तभी तो जड़ इतना मोटी हो गई। तो इसलिए ये खाद्य पदार्थ के संचित करने का काम करते हैं रंगहीन लवक या अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। मंडलवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। जो हमारा मंडलवक है, इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं, ऐसे ऐसे नाम है हिंदी में, इसलिए अंग्रेजी जरूरी है। तो यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट, इसको मंडलवक कहते हैं या मंडलवक, थोड़ा सा एक साथ जोड़ दिया है। तो एमाइलोप्लास्ट यानी मंडलवक जो है, मंड हिंदी में बोलते हैं, एमाइलेस मतलब जो स्टार्च होता है उसको मंड बोलते हैं। तो मंड जो होता है उसको अगर संचित करेगा तो उसे हम एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। स्टोर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, दैट इज पोटैटो। इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। तो एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होगी, एलियोप्लास्ट में ऑयल या फैट स्टोर होगा, और एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होगा जैसे पोटैटो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए कि अगर मंड या कार्बोहाइड्रेट का संचय होगा तो उसे हम एमाइलोप्लास्ट या मंड लवक बोलेंगे जैसे आलू। और इलियोप्लास्ट या तेल लवक में तेल व वसा इकट्ठा होगी। और हमारा जो अन्न है उसमें प्रोटीन का भंडारण होगा, तो उसे हम लोग एल्यूरोप्लास्ट बोलेंगे। तो एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च, और एलियोप्लास्ट में ऑयल और फैट, और एल्यूरोप्लास्ट में क्या है, प्रोटीन स्टोर होता है। तो ये सब हम लोग अंडरलाइन करेंगे, इनके अलग अलग नाम होंगे। प्रयास करिए नाम सारे अंग्रेजी में याद करने का, क्योंकि आगे आपको अंग्रेजी की ही जरूरत पड़ेगी। हरे पौधों के अतिरिक्त हरित लवक पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ग्रीन प्लांट हैं उनमें अधिकतर जो हरित लवक होता है वो पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको ध्यान देना है कि मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ। पर्ण मध्योतक, मध्य मतलब मीजो, पर्ण मतलब फिल पत्ती, तो मीजोफिल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट में पत्ती के मीजोफिल यानी पर्ण मध्योतक भाग में पाए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो लेंस के आकार के हो सकते हैं, या अंडा के आकार के हो सकते हैं, या गोलाकार के हो सकते हैं, या चक्र जैसे हो सकते हैं, या फीते जैसे हो सकते हैं। बहुत सारे आकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है। अब ये चारों दे करके लास्ट में ऑल ऑप्शन दे देगा, तो इस तरह पूछा जा सकता है। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 तक प्रति कोशिका पर्णमध्योतक कोशिका हो सकती है। तो ध्यान दीजिए कि इनकी संख्या अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि जो हमारा हरित शैवाल है यानी ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, उसमें एक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जबकि जो हमारी पत्ती है उसमें पर्णमध्योतक में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अलग अलग सेल में अलग अलग इनकी संख्या हो सकती है।
इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में देखिए, लेंस शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, डिस्क्वायर्ड यानी चक्रीय हो सकता है, या रिबन फीते लाइक हो सकता है। और क्लेमाइडोमोनास में एक पाया जाता है पर सेल में, प्रत्येक कोशिका में एक पाया जाता है। ये नहीं कि पूरे क्लेमाइडोमोनास में एक ही पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका में एक पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। और 20 से 40 प्रत्येक सेल में पाया जाता है मेसोफिल यानी पर्णमोद्गम तक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सूत कणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। तो ध्यान देना है कि दो झिल्लियाँ हैं जो, तो बाहर वाली झिल्ली की तुलना में भीतर वाली जो झिल्ली है वो कम पारगम्य होती है, यानी कम परमिएबल होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हरित लवक में जो अंदर वाली झिल्ली है उससे घिरे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, पीठिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो इसी स्ट्रोमा में यानी अंदर वाली झिल्ली से घिरा स्थान जो है उसमें थैली जैसी संरचना होती है जिसे थाइलाकॉइड, थैला उसका नाम ही थैला है, तो थैली जैसी संरचना होगी जिसे थाइलाकॉइड बोलेंगे। और इस थाइलाकॉइड सिक्कों के चट्टानों की भरी ढेर के रूप में मिलते हैं जिन्हें ग्रेना एक वचन ग्रेनम या अंतर ग्रेना थाइलाकॉइड कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो थैला है उसे थाइलाकॉइड बोलते हैं, और जो अंदर सिक्के भरे हैं उनको ग्रेनम बोलते हैं एक वचन, और बहुवचन में ग्रेना बोलते हैं। ग्रेन का मतलब दाने से ले लीजिए। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलाकॉइड को जोड़ती हैं उन्हें पीठिका पटलिका बोलते हैं। पीठिका पटलिका बोलते हैं, अरे लाइमला कुल मिला करके कह दीजिए बोलते हैं। थाइलाकॉइड को जोड़ती हैं, आपस में जोड़ती हैं, तो पीठिका पटलिका यानी मिडिल लाइमला, जिसको जैसे नाम था ना उस तरह से। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर देखें स्ट्रोमा लाइमला बोलते हैं, पीठिका पटलिका यानी स्ट्रोमा लाइमला अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि थाइलाकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं, इसे अवकाशिका कहते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। थाइलाकॉइड आर इन एडिशन देयर आर एक स्पेस होता है, थाइलाकॉइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ए ल्यूमेन, ल्यूमेन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हरित लवक की पीठिका में बहुत, हाँ, इसे अवकाशिका या ल्यूमेन बोलते हैं। अब कह रहा है हरित लवक की पीठिका यानी स्ट्रोमा में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट की, यानी अंदर वाली झिल्ली से घिरा हुआ जो खाली स्थान है उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणुआ राइबोसोम मिलते हैं। इसमें छोटा द्विलड़ी यानी डबल स्ट्रैंड वाला वृत्ताकार यानी सर्कुलर डीएनए अणुआ राइबोसोम मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब हम लोग तुलना करेंगे। पीछे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए हमने पढ़ा था कि इसमें सूत्र कणिका के अधात्री में यानी मैट्रिक्स में एकल वृत्ताकार डीएनए अणुआ, कुछ आरएनए यानी राइबोसोम, वो भी 70 तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर लिखा है कि पॉसेज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, a few RNA molecule,
सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ भी सिंगल होगा लेकिन डबल स्टैंडर्ड भी लिख दिया है। इट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड होगा, तो इसको हमें ध्यान देना है। अब आगे आ जाता है, अब देखिए आगे कह रहा है हरित लवक थाइलेक्वाइड में उपस्थित होते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक, ये थाइलेक्वाइड यानी थैले के अंदर उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S, कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, छोटा द्विलड़ी यानी डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर यानी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो हरित लवक में थाइलेक्वाइड होता है उसमें उपस्थित राइबोसोम 70S होता है, जबकि जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है राइबोसोम वो 80S होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में हम लोगों ने क्या देखा कि 70S राइबोसोम पाया जाता है, और बाकी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में कितना पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। इस बात को ध्यान देना। तो इस प्रकार से अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है राइबोसोम। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।